अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट जुनैरा सज्जाद। इल्मी सिटी में आप सबको एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ इस आलमी वबा के दौर में आप सब खैरियत से होंगे और इल्मी सिटी में दी जाने वाली मालूमात से भरपूर फायदा उठा रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इल्मी सिटी लाता है रोजमर्रा की बुनियाद पर आपके लिए कुछ इंटरेक्टिव सेशन, जिसमें आप कुछ सीख सकें, कुछ जान सकें और मोटिवेट हो सकें। ये इंफॉर्मेशन आपको जिंदगी के डिफरेंट हिस्सों से जो है बेहतरीन काम करने में जो है हेल्प आउट करती है। आज भी हम एक मुख्तलिफ टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ बहुत सारे लोगों के जहनों में इससे रिलेटेड बहुत से सवालात होंगे। आज इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे पास बहुत ही ऑनरेबल गेस्ट मौजूद हैं। मैं सबसे पहले उनका तारुफ कराती चलूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं अदनान खालिद साहब, जो कि लेक्चरार हैं बायोलॉजी के, एमफिल किया है इन्होंने बायोटेक्नोलॉजी में, और इसके अलावा ये टीचर भी हैं, यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज रायबंद में ये लेक्चरार हैं और इसके अलावा अपना मोटिवेशनल चैनल भी चलाते हैं अपने नाम से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आप जुनैरा ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। तो मैं अपनी ऑडियंस को बहुत खुशामदीद कहती हूँ और साथ ही साथ उनको अपने टॉपिक का बताती हूँ कि आज हम झट से जानेंगे कि एग्जाम देने के लिए हम किन किन अच्छे तरीकों से और मुस्बत तरीकों से तैयारी कर सकते हैं। तो सर, सबसे पहले तो हमें बताइएगा, एग्जाम स्टैंड्स फॉर, एग्जाम है क्या, ये कब शुरू हुआ और इसकी जरूरत हमें क्यों पेश आती है? देखें, जो एग्ज़ाम्स है इट इज़ एक्चुअली एब्रीवेशन ऑफ एक्सपोजर एनालिसिस मॉडलिंग सिस्टम। एनालिसिस से आपको ऑब्वियसली पता लग रहा होगा कि इसमें जो कुछ आपने स्टडी किया होता है थ्रू आउट ईयर और 6 मंथ या जो भी किसी यूनिवर्सिटी का सिस्टम है या किसी कॉलेज बोर्ड बोर्ड वगैरह का सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग मंथ 6 मंथ्स के बाद या विद इन ईयर जो एनालिसिस होता है, जो आपने पूरा सेशन में पढ़ा हुआ होता है, उसकी एवेल्यूएशन जो है उसका नाम जो है वो एग्ज़ाम होता है। और बगैर एवेल्यूएशन की तो आप किसी की काबिलियत को जान भी नहीं सकते। इसलिए एग्ज़ाम तो इंटीग्रल जो है वो पार्ट हैं, उसके बगैर आप कहीं पे इवन जॉब के लिए भी जाते हैं तो वो अगर एक इंटरव्यू भी है तो वो भी एज अ एग्ज़ाम ही कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि आपकी एवेल्यूएशन जो है, आपकी इंफॉर्मेशन जो आपने गेन की होती है एक ईयर के अंदर, 6 महीनों के अंदर, उसको आपने वहाँ पर बताना होता है। चाहे वो आप रिटन फॉर्म में बताते हैं, चाहे वो आप इंटरव्यू की शक्ल में किसी को बताते हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि एग्जामिनेशंस एक्चुअली एग्ज़ाम्स जो हैं उनका मकसद एवेल्यूएशन होती है किसी स्टूडेंट की, या अगर प्रोफेशनल एग्ज़ाम दे रहा है तो उस बंदे की एवेल्यूएशन जो है वो उस जो इन्फॉर्मेशन या जो टॉपिक या जो उसने सब्जेक्ट रखा होता है उसकी एवेल्यूएशन होती है। सर, बहुत अच्छा आपने बताया। मैं अपनी ऑडियंस को बताती चलूँ कि आज सर अदनान से हम बात करेंगे एग्जाम्स की प्रिपरेशन किस तरह की जाए और इसके लिए हम बेहतरीन क्या तरीकाकार अपना सकते हैं। तो आपके जहनों में भी जो भी सवालात हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, आप आके कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर पूछिए। सर, ये बताइए कि आजकल एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो गया ग्रुप स्टडीज का। आया वो जी। ऑनलाइन हो, आया वो गेट टुगेदर की सूरत में हो, आप इसको क्या कहते हैं? ये बेनिफिशियल है या इसके नुकसानात हैं? आप इसको कैसे बयान करेंगे? देखें, ग्रुप स्टडीज़ जो है ये बहुत अच्छा तरीका कार है स्टडी करने का, बशर्ते कि उसमें जो हर मेंबर है उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पढ़ना हो, और मतलब उसका जो फोकस है वो पढ़ाई हो। फिर इस लिहाज से तो ग्रुप स्टडी जो है वो बहुत, आप कह सकते हो कि अहमियत की आमिल है और उसके बड़े फ़वाइद जो है वो आ सकते हैं। यानी ग्रुप स्टडी का फ़ायदा तब है जब हर मेंबर ये ये सोच कर आए कि जी हम वी आर कमिटेड टू स्टडी, कि हमने पढ़ना है, तो फिर तो इसका फ़ायदा है। और देखिए, जब कोई इंडिविजुअल पढ़ता है ना, इंडिविजुअल जब पढ़ाई कर रहा होता है तो उसका फोकस अपनी स्टडी पे रहता है, क्योंकि वो खुद से पढ़ रहा होता है तो उसका फोकस मेंटेन रहता है। जब नंबर ऑफ लोग बैठे होते हैं तो फिर फोकस को मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। तो अगर ये फ्रिक्वेंसी मैच कर जाए कि जी जो लोग साथ में मौजूद हैं वो भी उसी मकसद के लिए और उसी काम के लिए बैठे हुए हैं, तो आप देखेंगे कि उसका जो फायदा होगा वो बहुत ज्यादा होगा। यानी एक तो जब आप ग्रुप स्टडी करने बैठे तो आपको पता हो कि आप क्या पढ़ने जा रहे हैं, और आपकी अपनी उसके ऊपर नोइंग कितनी है, आप कितना उसके बारे में जानते हैं। और उसके बाद फिर आप जो बाकी लोग हैं उनको भी देखें कि वो क्या वो सीरियस हैं, क्या उनका मकसद भी सेम ही है जो हम, मतलब जो रिजल्ट लेना चाहते हैं इस ग्रुप स्टडी से,
क्या आया कि हमें उससे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर 6 बंदों के अंदर एक बंदा भी नॉन सीरियस बैठ जाएगा तो ऑब्वियसली आपको रिजल्ट जो आप चाहते हैं वो नहीं मिल सकेगा। तो नो डाउट बहुत अच्छा और बहुत फायदेमंद है अगर आप ग्रुप स्टडीज करते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन यही है कि आप अपने आप को प्रिपेयर करें कि इस ग्रुप में जाकर मैं अपने आप को कैसे पॉलिश कर सकता हूं, मैं कैसे डिलीवर कर सकता हूं। अदरवाइज अगर इस मकसद से नहीं जा रहा और उसके पास पहले से पता नहीं हो सके जनाब मैंने ग्रुप में जाके क्या करना है और वो उस ग्रुप में एंटर हो जाता है, तो फिर उसके लिए ये फायदेमंद जो है प्रैक्टिस नहीं होगी, उसके लिए ये बेसूद होगी। सो आई सजेस्ट कि आप ग्रुप स्टडी करें, लेकिन प्लानिंग के साथ करें, और जब फोकस्ड होके करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि एक दिमाग जो होता है ना, जब एक दिमाग काम कर रहा होता है तो उसकी जो इंटेंसिटी होती है एक हद तक होती है। जब 6 बंदे बैठे होंगे और 6 दिमाग काम कर रहे होंगे सेम फ्रीक्वेंसी के साथ, तो उसका रिजल्ट जो है वो बहुत बेटर होगा। तो आई सजेस्ट के करें, लेकिन इसके लिए सीरियसनेस बहुत जरूरी है। जी सर, आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। मेरी अपनी प्रैक्टिस में ये रहा है कि जब हम लोग इकट्ठी ग्रुप स्टडीज कर रहे होते हैं बैठ के, तो उसमें ये होता था कि मैं अपनी प्रैक्टिस बताती हूँ, हम लोग अगर 4-5 लोग बैठ के पढ़ रहे हैं तो हम टॉपिक्स डिवाइड कर लेते थे। एक सही चैप्टर से सही ये के अंदर जो टॉपिक्स हैं वो एक बंदा पढ़ लेता था तो वो दूसरे को एक्सप्लेन कर लेता था, और जो दूसरे ने पढ़ा होता था वो उसको एक्सप्लेन कर लेता था, तो वो शॉर्ट टाइम में हम ज्यादा चीजें भी कवर कर लेते थे और वो माइंड में भी बैठ जाती थी। और जी दूसरी बिल्कुल, बात, अगर क्योंकि किसी आप को, आपका एम चूंकि पढ़ना था और आपका यस, मकसद ये था कि हम कुछ हासिल करके मतलब उठे वहां से, तो फिर इस चूंकि सारों का पर्पस जब सेम होगा तो ऑब्वियसली आपको इसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और दूसरी बात सर, अगर कुछ समझ नहीं आ रही होती थी ना, तो अगर आप अकेले बैठे होते हैं और आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप वहीं पे फेडअप होना स्टार्ट हो जाते हैं, आपके सारा मोराल और मोटिवेशन डाउन हो जाती है। तो उस सूरत में भी फ्रेंड्स आपको हेल्प आउट कर देते हैं और आपका वो जो मोटिवेशन लेवल है ना वो भी डाउन नहीं होता। तो सर अब जी बिल्कुल। इसके बाद मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ओल्ड पेपर्स से जो तैयारी है, कॉन्सेप्ट एक अब बना दिया गया है कि आप ओल्ड पेपर्स खरीदें और उससे तैयारी करें, तो वो किस हद तक बेनिफिशियल है? अच्छा, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये इसको मैं अलमिया भी एक कहूँगा कि बाज टीचर्स भी बच्चों को सिर्फ ओल्ड पेपर्स के पीछे लगा देते हैं कि क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो ज़रा मीडियोकर होते हैं और वो सिर्फ पास होने के लिए बैठे होते हैं कि जी हम किसी तरीके से पास हो जाएं, हमने कौन सा कोई टॉप करना है। मतलब बाज बच्चों का ऐसा भी दिमाग होता है, तो टीचर्स उनको बजाय ये कहने के कि बेटा आप लोग अपने आप को मुतवस्त किस्म का स्टूडेंट मत समझें, आप अच्छे स्टूडेंट बन सकते हैं। आप अगर शुरू से पहली तो बात है शुरू से पढ़ाई करके आ रहे होते तो फिर तो और ज़्यादा बेहतर होता उनके लिए। लेकिन मसला ये है कि आप ओल्ड पेपर सिर्फ पढ़ के जिस मकसद के लिए आपने मैट्रिक या एफएससी में सब्जेक्ट चुने होते हैं, और फिर आप एम आपका ऑब्वियसली बड़ा हाई होता है जब आप शुरू में जाते हैं, और फिर अगर आप ये समझते हैं कि भाई सिर्फ जो ये पेपर्स हैं ये पढ़ के मैं बहुत अच्छे नंबर ले लूंगा, मेरा ग्रेड अच्छा बन जाएगा, मेरी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अब मैं दूसरी तरफ आता हूँ कि ओल्ड पेपर या ये जो पास पेपर्स होते हैं ये बेनिफिशियल कैसे हो सकते हैं। ये बेनिफिशियल भी हो सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अगर आप इनको इस्तेमाल करें एज अ रिवीजन, यानी आप अपनी तैयारी जो पूरे साल आप पढ़ते हैं आप अपनी तैयारी मुकम्मल रखें। जब आपके पेपर्स करीब आते हैं कुछ दिन पहले या पेपर से एक दिन पहले आप गो थ्रू हो जाएं उससे, इससे आपको पता चल जाएगा, आप अपने आप को एवेल्युएट कर लेंगे कि मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ या करती हूँ। तो ये पास पेपर उसको जरूर हेल्प आउट करेंगे, सिर्फ उस सेंस में जब उसने पूरा साल पढ़ा हुआ होगा। अगर वो ये समझता है कि मैंने पास पेपर से ही आगे जो है वो कामयाब हो जाना है, तो ये बहुत ही गलत किस्म का कंसेप्ट उसके जहन में बैठा होगा। और हमारे यहाँ ये बहुत आम है। अब बाद बच्चे जो सप्लीमेंट्री में अपीयर हो रहे होते हैं उनको तो टीचर मशवरे ये दे देते हैं कि जी आप ऐसे करें, आप पुराने पेपर उठा के देख लें, उनमें से जो क्वेश्चन ज्यादा दफा आया है उसको आप जाके तैयार कर लें। अब देखें ये तो एक कोई श्योरिटी तो नहीं है कि वही वाला सवाल वहां पे आने वाला है। तो बाई चांस अगर आ गया तो ठीक है, लक आपकी अच्छी हुई तो आप वो कर लेंगे, अदरवाइज ना आया तो फिर सप्ली आ जाएगी। तो इसलिए ओल्ड पेपर्स को जरूर इस्तेमाल करें फॉर रिवीजन पर्पस, और जब अपनी तैयारी मुकम्मल कर लें तब, ना कि आपने पूरी तैयारी ही इस ओल्ड पेपर के बेस की होती है। मैं आपको बताऊं कि बीएससी के अंदर एक मुतालिया पाकिस्तान और इस्लामियात ये सब्जेक्ट होते हैं। क्योंकि बीएससी करने वाला जो बच्चा होता है वो ज्यादा फोकस करता है साइंस सब्जेक्ट के ऊपर। अब वो क्या करता है कि इस सब्जेक्ट के लिए उसने क्या ध्यान में रखा होता है कि मैं 5 साल या 10 साल पेपर उठा लूंगा,
और उठा के मैं जनाब उसमें से जो क्वेश्चन ज़्यादा आए होंगे वो मैं दे दूंगा। जबकि ऐसा भी हो जाता है कि सम टाइम कोई ऐसे सवालात आ जाते हैं जो पहले 5 साल पेपर में नहीं आए होते, और ये मैंने ये रिसर्च की और मेरा ये एक्सपीरियंस भी है कि अगर मिसाल है कि 2 सवाल करने हैं तो उनमें एक हो सकता है पास पेपर में से आया और एक वो बिल्कुल ही नया करके आ जाएगा। मतलब वहां पे फिर बच्चे ने खुद बैठ के अपने हिसाब से लिखना है, वो डेट्स भी गलत लिख रहा होता है क्योंकि मुताला पाकिस्तान है, तो उसमें यही उसने पढ़ा होता है कि ऊपर हेडिंग जो है वो मुझे आनी चाहिए, अंदर मैं खुद लिख लूंगा। तो वो वाला एक कंसेप्ट जो है ना उनके जहन में बैठा होता है। तो मैं अपनी इस बात को, जो आपका क्वेश्चन है, इसको मैं इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ कि आप बिल्कुल इस्तेमाल करें, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसलिए इस्तेमाल करें कि आप इससे रिवीजन जो है ना आपकी हो सके। और हो सकता है कई दफ़ा आप पूरा जो चैप्टर पढ़ते हैं और आप नोटिस नहीं करते, इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें से निकल जाती है और वो पास पेपर में आई हुई होती है, तो उससे भी आपको जो है ना उससे फ़ायदा हो जाता है। लेकिन मुकम्मल इसके ऊपर जो है रिलाई नहीं करना चाहिए, ये मेरी जो है ना वो स्टूडेंट्स को सजेशन है। जी सर सर आपने सही बताया, और मैं समझती हूँ कि हमारे यहाँ जो ये ट्रेंड स्टार्ट हो गया, इससे ये होता है कि स्टूडेंट को सिर्फ कह दिया जाता है कि आप ये तैयारी कर लें एंड दैट्स ऑल, और उस सूरत में जो चीजें उन्होंने सीखनी होती हैं उस प्रोसीजर से वो कहीं मिस कर देते हैं, और वो ट्रेनिंग ही मिस कर देते हैं, और जस्ट वो एग्जाम की प्रिपरेशन में या नंबर लेने की खातिर अपनी वो चीजें छोड़ देते हैं जो शायद जिंदगी में वो नहीं सीख सकते। क्या आप मेरी बिल्कुल बात से एग्री करेंगे? ऑब्वियसली देखें, जब आपने स्टडी चॉइस के ऊपर करनी है तो फॉर द टाइमिंग हो सकता है आपकी लक अच्छी हुई, वो क्वेश्चन वहां पे आ गया। लेकिन जब आप इसी सब्जेक्ट को कंटिन्यू करेंगे, अगली क्लास में जाएंगे और जो आपने स्किप किया होगा वहां पे जाके आपके सामने ये चीज आ जाएगी, तो फिर आप क्या करेंगे? जुनैरा, मैं आपको एक और बात बताऊं। मैट्रिक के जो सिलेबस था और अब जो एफएससी का सिलेबस है, अब तो थोड़ा बहुत इनमें सिंक्राइजेशन है कि मतलब मैट्रिक से बच्चा जब पार्ट 1 में आता है तो उनके सब्जेक्ट्स की सिंक्राइजेशन हो गई। अब पहले ऐसा होता था कि मैट्रिक से बच्चा पार्ट 1 में आता था तो इतना गैप होता था, वो जो सिलेबस होता था दोनों का, उसको बहुत मुश्किल होता था कि आप जो है ना मैट्रिक अच्छी पढ़ी हो तो भी पार्ट 1 अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं, आपको पार्ट 1 के लिए दोबारा न्यू स्टार्ट लेना पड़ता था। तो आप ये देखें कि जो बच्चा वहां पे ही सिलेक्टिव स्टडी करके आया होगा वो आगे जाके क्या करेगा, उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो आई सजेस्ट सिलेक्टिव स्टडी बन जाती है अगर आप पास पेपर या ओल्ड पेपर इस्तेमाल करते हैं। आप इसको सिर्फ अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करें, और वो मकसद ये है कि कहीं कोई चीज अगर इंपॉर्टेंट है और आपसे रह गई है पढ़ते हुए, उसके लिए आप इसको जरूर इस्तेमाल कर लें। जी सर, हमारी ऑडियंस में से भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, और जो लोग हमें सराह रहे हैं, हमारे टॉपिक को सराह रहे हैं, उनका बहुत शुक्रिया। तो एक क्वेश्चन के बाद हम उनके भी क्वेश्चंस ऐड करेंगे, या पहले ये एक क्वेश्चन आ रहा है थोड़ा सा इरेलीवेंट है सर, लेकिन आप इसके बारे में थोड़ा सा हमें बता दें। वकार जी जी खटक जरूर। साहब पूछ रहे हैं कि मैं एफए कर रहा हूँ, तो मुझे कैसे पता लगे कि मुझे कौन सा डिपार्टमेंट चूज करना चाहिए और कौन सा डिपार्टमेंट मेरे लिए बेस्ट है, यानी कि कौन से सब्जेक्ट उनको चूज करना चाहिए जिसमें वो आगे पढ़ सके? देखें वकार, आपका जवाब इसका ये बनता है कि आपने कहा कि मेरे लिए, और मेरे लिए क्या बेहतर है। ऑब्वियसली आपके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आपके लिए क्या बेहतर है, तो ये गलत है, क्योंकि आपकी कंडीशन में मैं हूं नहीं, तो मैं आपको कैसे सजेस्ट करूं। इसका हल ये है, आपने एफए के अंदर जो सब्जेक्ट रखे हैं, आप देखें आपके किन सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट है। जिन सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है आप वो वाले सब्जेक्ट, मतलब किस में ज्यादा है किस में कम है, लिस्ट डाउन कर लें। और उसके बाद आप देखेंगे इनमें से आपको बहुत बेहतर कौन सा लगता है, फिर आप उसके हवाले से मेरे से पूछें कि सर ये वाला मुझे पसंद है, तो इसकी क्या क्या इसका कैरियर क्या बन सकता है, आगे मैं क्या कर सकता हूँ, तो फिर तो इसके बारे में बताया जा सकता है। बाकी किस डिपार्टमेंट में जाना चाहिए, अब आप कह रहे हैं मैं आर्ट्स में हूँ और मैं चूंकि बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, तो मैं इसमें मशवरा आपको इस लिहाज से कैसे दे सकता हूँ, मैं आपकी उस कंडीशन में नहीं मौजूद हूँ। मैं तो आपको कहूँ फिर आप मेडिकल करते। तो आप खुद से अपने दिल से पूछें कि आपको इसमें पसंद क्या है, आपको इसमें आपका इंटरेस्ट क्या है। सबसे पहले ये देखें, ये मत देखा करें कि भाई स्कोप किसका है। स्कोप इंसान का अपना होता है, मैंने अपने कई मोटिवेशनल लेक्चर्स के अंदर ये बात की है। आप जो भी सब्जेक्ट चूज कर लें, कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसके अंदर बहुत आपको साइंटिस्ट भी मिलेंगे, आपको बड़े बड़े अदीब प्रोफेसर भी मिलेंगे। तो आप कोई भी सब्जेक्ट, आप अगर उसके अंदर अच्छे हैं, आप मेहनत करते हैं, तो आपने समझो कि स्कोप बना लिया हो। आप देखें ना, किसी भी शोबे के अंदर देखेंगे आपको 3 किस्म की लोग नजर आएंगे, एक वो जो ग्रेट हैं, जो अब सक्सेसफुल हैं, एक वो जो मीडियोकर हैं, और एक बिलो एवरेज हैं। तो शोबा तो
हर किस्म के शोबे में ये लोग मौजूद होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ फिर? इसका मतलब ये हुआ कि शोबा जो है या जो कुछ सब्जेक्ट है, स्कोप सिर्फ उसका नहीं है, वो तो उस इंसान का है, वो खुद कितनी उसके लिए एफर्ट करता है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि पहले आप अपने दिल से पूछें और अपने आप से पूछें कि आपको कौन सा वाला सब्जेक्ट पसंद है इसके अंदर, और किसके अंदर आपका शौक ज्यादा है, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप आगे जो है वो उस डिपार्टमेंट का चूज करें। और बिल्कुल अपने टीचर जिनसे आप पढ़ते हैं उनसे जरूर मशवरा लें, क्योंकि वो आपको अच्छे से जानते हैं, आपकी साइकी को अच्छे से पहचानते हैं। जी जुनैरा। जी सर, समीर लियासा पूछ रहे हैं कि हम उर्दू को बहुत आसान समझते हैं और बाद में जब हम उसका पेपर देते हैं तो हमारे नंबर कम आते हैं। तो ये कॉमन प्रैक्टिस पाई जाती है, उर्दू हो गया, इस्लामियात हो गया, और बाज़ औक़ात कुछ लोग पाकिस्तान स्टडीज को भी इसी तरह ले लेते हैं और बाद में उनके नंबर्स कम आते हैं। देखा, आपने कहा कि हम उर्दू को आसान समझते हैं। समी भाई, आप उर्दू को आसान समझते हैं इसलिए आप उसको वक्त नहीं देते हैं, उसको जिस तरह दूसरे सब्जेक्ट को आप टाइम देते हैं उस तरह इसको टाइम नहीं देते हैं। यही वजह है कि आपके मार्क्स कम आते हैं। जब आप इसमें प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जब आप इसके ऊपर काम नहीं करते हैं, जब तवज्जो इस सब्जेक्ट पे देंगे तो आपको ये मार्क्स देगा, क्यों नहीं मार्क्स देगा। आप अपनी तवज्जो भी जिस तरह बाकी सब्जेक्ट को आप दे रहे होते हैं इसको भी दिया करेंगे, इक्वल मार्क्स रखता है। जिस तरह साइंस के सब्जेक्ट कंपलसरी सब्जेक्ट बाकी हैं, जिस तरह उनके इतने मार्क्स होते हैं, इनके इसके भी इतने ही मार्क्स हैं। तो अगर आप इसके ऊपर भी तवज्जो देंगे और सही नीयत के साथ तैयारी करेंगे तो इसके अंदर आपके नंबर इंशाल्लाह ताला जरूर आएंगे। जी सर, अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कि सर अब तो पेपर देना भी मुश्किल हो गया है। सो ये करंट पेंडेमिक की बात कर रहे हैं मेरा ख्याल से। जी जी जी, ये एक्चुअली ये कहना चाह रहे हैं, जो मैं इनके क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, वो ये कह रहे हैं कि आजकल चूंकि ऑनलाइन सिस्टम हो गया हुआ है पेपर्स कंडक्ट करने का, और ऑनलाइन जो सिस्टम है उसमें बच्चे पहली दफ़ा कई कई बच्चे पहली दफ़ा अपीयर हो रहे हैं, तो उनके लिए ये चूंकि नया नया तरीका कार है, उनकी तैयारी जो है वो पुराने पैटर्न पे हुई है जिसमें वो सिलेक्टिव स्टडी किया करते थे। और जो ऑनलाइन सिस्टम के तहत जो पेपर होने वाला है वो हो रहा है ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें आपको पूरी बुक से गो थ्रू होना पड़ता है। तो अब ऑब्वियसली उनके लिए तो ये मुश्किल हो गया कि किस पैटर्न पे हमें पढ़ाया गया था, जो सिलेबस हमें दिया गया था और जो पैटर्न शुरू में साल के दिया गया था वो कुछ और था, और अब जब पेपर लेने की बारी आई है तो वो सारा ही चेंज हो गया। तैयारी उनकी उसके मुताबिक हुई थी, अब इसलिए वो थोड़ा सा मेरे ख्याल में परेशान है कि अब पेपर देना भी हमारे लिए जो है वो मुश्किल हो रहा है। जी सुमित, मुझे लगता है आपको समझ आ गई होगी सर के आंसर से। तो सर ये बताइए कि जब हम एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो जैसे हमने ग्रुप स्टडीज का भी जिक्र किया, अब हम अगर एक आंसर तैयार करते हैं या एक उसकी थ्योरी तैयार करते हैं, तो उसको किसी को एक्सप्लेन करना क्या हमारे लिए इफेक्टिव हो सकता है? बहुत जबरदस्त। देखें, जब तक आप अपनी बात, आपको जो आता है आप किसी को बताएंगे ना, मेरा ख्याल है कि वो चीज आपको कभी नहीं भूलने वाली। आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर किसी चीज के अंदर हो गई है और अगर वो चीज आप किसी को कन्वे करेंगे तो आपके दिमाग से वो कभी नहीं निकलेगी। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि जब मैं पढ़ता होता था तो मैं अक्सर अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करता होता था, और उसका मकसद डिस्कस करने का सिर्फ ये होता था कि यार मेरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आप यकीन करें, अगर आप अपने दोस्त के साथ उसको शेयर करेंगे, उनको बताएंगे, तो इससे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। हो सकता है कहीं पे आप गलत हो और वो आपकी करेक्शन कर रहा हो, तो ये बिल्कुल छुपाना नहीं चाहिए किसी से। जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं कि भाई ये मैंने पढ़ा है, ये मुझे इसमें समझ आया है, तो मैं इसको आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब बाद औक़ात ऐसा भी होता है ना, बाद बच्चे छुपाते हैं कि यार ये मैंने पढ़ा है ना, इसको नहीं बताना है कहीं पेपर में आ जाए। तो इस तरह के भी काफी सारे होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो बच्चा शेयर करता है, जो बच्चा बताता है, वो कामयाब होता है। जो बच्चा छुपाता है, फॉर द टाइम बीइंग उसे लग रहा होगा कि मुझे फायदा हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसको फायदा नहीं होता। आपको जो समझ आ गई है, अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी मेमोरी में ज्यादा अरसे तक रहे, तो आप उसको दूसरों के साथ शेयर करें। अगर फ्रेंड्स के साथ नहीं कर सकते तो अपने घर के अंदर, जैसे पेपर्स हो रहे होते हैं, तो पेपर्स के दौरान आप लोग अपने घर के अंदर मौजूद फैमिली के मेंबर्स जो होते हैं, भाई बहन वगैरह, उनके साथ डिस्कस कर लिया करें। उनको बेशक कम समझ आएगी, लेकिन आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो रहे होंगे। तो इट इज गुड अगर आप किसी के साथ उसको शेयर करते हैं तो। जी सर, आपने बहुत अच्छा बताया, और हमारा तो दीन भी हमें यही सिखाता है कि हम शेयरिंग करें, किसी की हेल्प आउट करें।
बजाय इससे कि आप एग्जामिनेशन हॉल में जाके उनकी हेल्प करें, आपको चाहिए कि आपके पास जो भी जी जी नॉलेज जी है वो बिल्कुल पहले ही बिल्कुल बिल्कुल। शेयर कर लें, जो असल और सही देखें तरीका अगर है। आप तो वाकई सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ, सॉरी मैं जी आपको जी काट रहा हूँ। देखें अगर किसी का भला चाहते हैं आप, तो भला चाहने का मतलब ये है, दोस्त है ना, आप चाहते हैं ये आगे जाए, आगे निकल, आगे कामयाब हो, तो भला उसका ये है कि आप उसको पेपर से पहले हेल्प आउट करें कि यार ये तुमने तैयार नहीं किया, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। ना कि आप ऑन द डे करें, वो उसका भला नहीं है, वो उसका नुकसान है, वो पहले भी नहीं पढ़ा, अब फिर आप उसकी इस तरह हेल्प करें, वो कभी भी नहीं पढ़ पाएगा उस तरीके से। तो आप भला अगर करना चाहते हैं तो फिर पहले बताकर जो है वो करें। सर, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप जल्दी जल्दी जी आंसर जी करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा जी क्वेश्चंस जी ले जी जी सकें। जी जी तो इरफान साहब हमसे जी जी पूछेंगे, सर, हाउ टू डेवलप अ सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखें, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए सबसे पहले आपको नॉलेज का होना जरूरी है। आप देखें, किसी के साथ आप जब बात करेंगे, आपके पास उसका नॉलेज होगा, इंफॉर्मेशन होगी, तो फिर ऑब्वियसली आप कॉन्फिडेंस के साथ उसके साथ बात कर सकते हैं। अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं है, तो ऑब्वियसली आप परेशान होंगे, आप जो है वो घबराएंगे, आप अपनी बात कन्वे नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। मैं स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात कर रहा हूँ। देखें, आप प्रेजेंटेशन कोई बच्चा देने जाता है, तो वो क्यों घबरा रहा होता है? वो इसलिए घबरा रहा होता है कि जो टॉपिक उसने तैयार किया होता है, उसके अंदर काफी कमियां होती हैं, जो वो समझ रहा होता है कि यार मैंने चूंकि अच्छे से तैयार नहीं किया हुआ, तो वहां जाके मैं फंस सकता हूं। अगर उसने अच्छे तरीके से किया होता है, तो आप उसकी बॉडी लैंग्वेज भी देखिएगा, बड़ी पॉजिटिव होती है और वो बड़े प्रॉपरली आंसर कर रहा होता है। कोई क्वेश्चन भी अगर उनसे करे तो प्रॉपरली आंसर कर रहा होता है। तो सबसे पहले अपने नॉलेज को बढ़ाएं अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस लेकर आना चाहते हैं। और दूसरा, एक इंपॉर्टेंट बात, अपने दिल में, दिमाग में अल्लाह ताला के खौफ के अलावा कोई खौफ ना रखें। कि आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि यार मुझे डर सिर्फ अल्लाह ताला का और इसके अलावा किसी और चीज का नहीं है। तो आप यकीन करें कि आपका कॉन्फिडेंस इतना बूस्टअप होगा। आपको आपको ये पता हो कि यार जो अगला जो सामने इंसान खड़ा हुआ है, वो गलतियां करने वाला ही है, वो भी गलतियां करता है, मेरे से भी हो जाएंगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आप दो काम कर लें, तो आई होप कि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो काफी बेहतर हो सकता है। जी सर। सर, सुमित साहब कह रहे हैं कि सर न्यू वीडियो बनाएं ऑनलाइन पेपर्स पर, तो थोड़ा सा ऑनलाइन पेपर्स को भी डिस्क्राइब कर दें आप, उसके लिए क्या बेनिफिशियल है, ये क्या टिप्स होनी चाहिए। जी जी। अच्छा, आजकल ऑनलाइन पेपर्स जो हैं वो बीएससी वाले जो यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं उनके हो रहे हैं, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम्स का तो ऑलरेडी डिसीजन हो चुका हुआ है कि उनके कैंसिल हो जी गए हैं, उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। तो जो ऑनलाइन पेपर स्टार्ट होंगे वो अभी बीएससी पार्ट 2 के 5 अगस्त से मेरे ख्याल में हो रहे हैं, और उसके बाद फिर पार्ट 1 के होंगे। देखें, आप लोगों को, मैं समझ सकता हूँ कि ये एक मुश्किल सा एक मरहला है, क्योंकि आपकी तैयारी जो है वो सब्जेक्टिव पैटर्न पे हुई हुई है, पेपर आपका ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे आ रहा है। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी सब्जेक्टिव बुक के अलावा एक बुक ऑब्जेक्टिव की भी ले लें, ताकि आपका थोड़ा, चूंकि टाइम भी कम है, तो आपको जरा उससे जो है वो हेल्प आउट हो जाएगी। और बाकी ऑनलाइन पेपर देते वक्त आपने टाइम का भी ख्याल रखना है, क्योंकि ट्रेडिशनल में तो आपको 5-10 मिनट ऊपर ये मामला हो जाता है, वहां पे सारा चीज कैलकुलेटेड होगा, हर एमसीक्यू का टाइम होगा, आपने उसके अंदर ही करना है। और एक बात ये कि पहले आप, जब आपके सामने पेपर आएगा, तो आप सबसे पहले जो आपको आते होंगे उनको तो उसी वक्त आप उसके आंसर्स जो है वो क्लिक करते जाएं। जिनमें आपको डाउट हो रहा होगा, ज्यादा देर उनके ऊपर मत ठहरें, आप आगे चले जाएं, क्योंकि जब आप पहले वो तमाम कर लेंगे जो आपको आते होंगे, तो इतना टाइम आपके पास बच जाएगा कि उनको आप सोच सकें। पहले को देखकर वो मुश्किल नजर आया और उसी पे सोचना शुरू कर दिया, तो ये आपको आगे भी बहुत बुरा इफेक्ट उसका डालेगा, जो आपको आता होगा उसको भी खराब कर सकता है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा ऑनलाइन वालों को कि एक तो नेट पे जाएं, वहां पे कई पेपर्स ऑनलाइन दिए होते हैं, उनकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, ताकि आपको आइडिया हो कि कैसे उनको करना है। उसके बाद फिर एक मॉक टेस्ट भी जो है पंजाब यूनिवर्सिटी ने, जो अब होने वाले पेपर्स, उन्होंने एक मॉक टेस्ट दिया हुआ है, यानी एक प्रैक्टिस के लिए टेस्ट दिया हुआ है, उसको जरूर अटेम्प्ट करें। इससे आपको पता चलेगा कि आपका जो फाइनल एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है वो आप कैसे देंगे। जी सर, सुमित नोहरा साहब हैं जो कह रहे हैं कि सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, तो आप नई वीडियो कब बनाएंगे। तो ये इंडिया से हमारे फैन है, तो सर मैं चाहूंगी आप और मैं सर क्लैप जरूर करें इल्मी सिटी के लिए, और जी आपके लिए जो जी इतनी जी अच्छी इंफॉर्मेशन इन तक पहुंचा रहे हैं। ये हमारी कामयाबी है, हम जी अ, एक अच्छा नेबरहुड होने का जो है सबूत पेश कर रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल
तो देखिए जो इल्म है इसकी तो इल्म की तो कोई बाउंड्री नहीं होती ना सर। बिल्कुल इल्म जो है वो तो मतलब ना किसी की मिरास है। अगर कोई किसी के पास नॉलेज है तो मैं कहता हूँ उसको उसने अपने साथ कब्र में थोड़ी लेकर जाना है, लोगों को देकर जाए, और ये सदका जारिया उनका फायदा होगा। अगर ये मुझे सुनते हैं तो इनकी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अगर उनको मेरी बातें जो है वो पसंद है तो थैंक यू वेरी मच, उनको शुक्रिया अदा कर दें मेरी जी। तरफ से भी। जी जी, मैंने शुक्रिया अदा किया। सर, बहुत रिमशा शुक्रिया। राजपूत पूछ रही हैं, सर सीएचएस के लिए किस तरह की स्ट्रेटजीज होनी चाहिए एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की जिसने 2 साल बाद अपेयर होना हो एग्जाम में? देखें सीएसएस के लिए तो कंसिस्टेंसी चाहिए, आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, क्योंकि सीएसएस इतना आसान नहीं होता जितना हम समझ लेते हैं, और ना इतना मुश्किल होता है जितना लोग आपको बताते हैं। इसके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। अगर आप, और एक और बात है, एक क्वेश्चन और भी बहुत ज्यादा बच्चे करते हैं कि सर हम जो है वो सीएसएस की तैयारी के लिए कितना टाइम लें, 1 साल काफी है, 6 माह काफी है? देखिए ये डिपेंड करता है आपकी अपनी जो पिक करने की पावर है उसके ऊपर। अगर कोई बच्चा थोड़ा शाइनिंग होता है, जैसे कुछ साइंस सब्जेक्ट जो बच्चे होते हैं वो बात को जल्दी पिक करते हैं तो उनके लिए 6 मंथ भी एनफ होते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनको बात को समझने में टाइम लगता है, अंडरस्टैंड करने के लिए वक्त लगता है, वो क्या होता है उसको फिर 1 साल कम से कम चाहिए होता है। तो आप एक तो ये पहले बना लें अपना कि भाई जी मैं किस में लाई करता हूँ, मैं बात को जल्दी पिक करता हूँ या लेट पिक करता हूँ, उस हिसाब से फिर उसके बाद आप जो सब्जेक्ट होते हैं वो चूज करें, और सब्जेक्ट ऐसे चूज करें जो आपके मतलब आपकी उसमें शौक भी हो, उस किस्म का सब्जेक्ट हो जो बिल्कुल भी न्यू ना हो आपके लिए। लेकिन ये भी देखें कि क्या वो स्कोर भी देता है कि नहीं देता। नहीं, सीएसएस के सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हुए बहुत सी बातों को सामने रख के करना पड़ता है। जब आप सिलेक्शन कर लें उन सब्जेक्ट की, तो उसके बाद अब तैयारी की बात आई, तो भाई एक आप जब तक टाइम टेबल शेड्यूल नहीं बनाएंगे तब तक नहीं काम होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप कितने भी लाइक क्यों नहीं है, आपको इंग्लिश वाला जो इंग्लिश लैंग्वेज का जो और इंग्लिश एसे का जो आपका पोर्शन होगा उसको आपको बहुत अच्छे तरीके से, और वो आप खुद से स्टडी नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको प्रॉपर मेंटोर की जरूरत होगी, प्रॉपर किसी अच्छे टीचर को आपको ढूंढना पड़ेगा, और वोकेबलरी उससे सीखनी पड़ेगी, और खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और कंसिस्टेंटली करनी पड़ेगी। मैं आपको बताऊं कि जो सीएसएस लोग कर रहे होते हैं उनका उनकी एक बड़ी खास बात कि वो नहीं भी कर पाते तो जितना उन्होंने नॉलेज गेन कर लिया होता है वो दूसरे जो पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स आते हैं वो उन उसमें वो बड़े बेनिफिशियल उनके लिए साबित होते हैं। लेकिन कंसिस्टेंट एफर्ट की जरूरत है, क्योंकि इसमें मोराल डाउन भी हो जाता है। आप किसी के साथ जिक्र करेंगे ना, खास तौर पे फैमिली में ही किसी को बता देंगे कि मैं सीएसएस की तैयारी कर रहा हूँ, तो वहीं से ही कुछ नेगेटिव किस्म की बातें आना शुरू हो जाएंगी और मोराल एकदम से उस बंदे का डाउन हो जाएगा। तैयारी करें, खामोशी के साथ करें, बल्कि किसी को बताएं भी ना कि भाई मैं तैयारी कर रहा हूं, क्योंकि हो सकता है उसको जरूर बताएं जिससे आपको हेल्प चाहिए होगी, इससे आपका जो मोराल है वो अप रहेगा। तो ये मेरी मेरी अपनी एक्सपीरियंस जो है वो उस हिसाब से मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ। तो अगर कोई इसको बेहतर समझता अपने लिए तो वो जरूर इसको इस्तेमाल करे। जी सर, ये एक ऑल पाकिस्तान के नाम से कोई हमें मैसेज कर रहे हैं, शुड बी स्टडी विद कंसंट्रेशन। तो मुझे जी लगता है बिल्कुल। कि ये कंसंट्रेशन के बारे में पूछना चाह रहे हैं कि कैसे होनी जी चाहिए। बिल्कुल, आप देखें, आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे आपके दिमाग में बात तब बैठेगी। मैं कहता हूं कि जब बच्चा पढ़ने के लिए बैठे ना, एक घर में उसने एक जगह बनाई हुई हो, स्पेस बनाई हो जहां पर वो स्टडी करता हो, वो उसका स्टडी रूम कह ले, मतलब एक अलग पोर्शन होना चाहिए। ये ना हो कि सामने टीवी पड़ा हुआ है और सामने सोफा पड़ा हुआ है, थोड़ी देर आप 2 घंटे पढ़ना है तो सोफा भी टीवी चला ले और साथ उसकी टीवी भी देखे और पढ़ाई, ऐसे तो ऑब्वियसली पढ़ाई नहीं होती। आपने अगर सही तरीके से पढ़ना है, आप अपने लिए एक स्पेस मुख्तस करें घर के अंदर, और वहां पर किसी और के आने जाने पे पाबंदी लगा लें ताकि आपकी तवज्जो मुकम्मल तौर पे आपकी स्टडीज के ऊपर रहे। और एक यहाँ पे मैं एक ऐड कर दूंगा बात कि अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी अच्छी कंसंट्रेशन के साथ स्टडी हो, तो मैं आपको एक बड़ा बेहतरीन वक्त बताता हूँ। जब आप पढ़ेंगे तो आप उसके मुकाबले में 9 घंटे भी पढ़ लेंगे तो मेरा नहीं ख्याल आप वो जो टाइम में पढ़ेंगे उसके बराबर भी होगा। सुबह के टाइम पे 5 बजे से लेकर 8 बजे तक, ये 3 घंटे अगर आप सही तरीके से पढ़ें, क्योंकि उस वक्त आपकी मुकम्मल तवज्जो आपकी पढ़ाई के ऊपर होनी है। कोई आपको इधर, अभी आपका डे स्टार्ट हुआ है, कोई एक्टिविटी अभी तक आपके सामने आई नहीं है, तो भाई आप 5 बजे से लेकर 8 बजे तक
जो आपको चीज मुश्किल लगती है खास तौर पे वो चीज उठा के उस टाइम पे पढ़ें। आप देखेंगे कि आपको वो चीजें, अगर आप बेशक पूरा दिन आप उसको 9 घंटे भी पढ़ लें तो आपके दिमाग में जो है वो नहीं रहेंगी। तो आपने अगर फुल अच्छी कंसंट्रेशन से पढ़ना है, एक अलहदा स्पेस लें और ये वाला टाइम अगर आप रख लें तो बहुत जबरदस्त है। सुबह नमाज पढ़ने के बाद आप ये पढ़ाई करें, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा इससे फायदा होगा। अच्छा सर, शफकत अली साहब पूछ रहे हैं मार्क्स कैसे अच्छे आते हैं? मार्क्स तो अच्छे आते हैं जी अच्छी पढ़ाई करके, यानी सिलेक्टिव स्टडी ना करके, और पहले दिन से लेकर अगर पढ़ाई शुरू करेंगे तब। अच्छा, हमारे यहाँ एक और बड़ा मसला है कि हम प्रॉपर प्लान करके स्टडी नहीं करते हैं। आप देखेंगे स्टूडेंट्स अपने दिल में, अभी जरा झांके ना अपने अंदर झांकी डालें तो उनको पता चलेगा कि हम तो बस ऐसे किताब उठाई और पढ़ना शुरू कर दिया। हालांकि आपको प्रॉपर प्लान करके पढ़ना चाहिए। आपको प्लानिंग करनी चाहिए कि यार इसके इतने चैप्टर्स हैं, इतने टोटल चैप्टर्स हैं, इतने मेरे पास दिन हैं, पर चैप्टर मुझे कितने दिन लगाने हैं और कितना कितना मैंने टाइम इनको देना है। और कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक दिन शौक चढ़ा है तो जनाब पढ़ना ही शुरू कर दिया है और फिर कुछ दिन के बाद शौक उतरा है तो फिर 2-3 दिन हफ्ते किताब भी उठा के नहीं देखी। कंसिस्टेंटली पढ़ना है, लेकिन साथ में प्रॉपर प्लानिंग करके पढ़ना है, अपना टाइम टेबल प्रॉपर बनाना है, तब इफेक्टिव होगी स्टडी। अदरवाइज उसका फायदा नहीं है। जो कभी ज्यादा पढ़ लिया तो कभी ना पढ़ा, कभी किताब जाके देखी ही ना। और बेहतर ये कि जब आप कॉलेज के अंदर या स्कूल के अंदर अगर आप पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में भी इवन पढ़ते हैं, तो घर आके जरा एक दफा जो पढ़ाया जाता है टीचर्स की तरफ से वो जरूर आके एक दफा देखा करें। और वो जब आप एक दफा देख लेंगे, दिमाग में बिठा लेंगे और उसके पॉइंट बना के एक दफा किताब कॉपी के ऊपर लिख लेंगे, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम जब भी आप उसको रिवाइज, वो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। हमारे यहाँ क्या होता है, अभी पेपर्स आए हैं ना करीब, अब बच्चे याद कर रहे हैं, ये रिवीजन का टाइम है। आप पूरी किताब कैसे याद कर सकते हैं इन दिनों के अंदर, जब 2 या 4 दिन पेपर के अंदर है। आप रिवाइज जरूर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी शुरू के अंदर जो है वो प्लानिंग के साथ पढ़ाई जो है वो जरूरी है। जी सर, रिमशा राजपूत पूछ रही हैं कि हाउ टू इम्प्रूव राइटिंग एंड राइटिंग स्किल्स। देखिए, राइटिंग स्किल्स जो होती हैं, ये देखें जैसे बचपन की आदत होती है ना, वो कुछ आदत जो होती हैं इंसान की, मतलब इंसान की ये फितरत है, इंसानी फितरत है कि जो उसकी कुदरती तौर पर आदत पाई जाती हैं वो उसकी जिंदगी में रहती हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि डिलीट हो। तो ये जो लिखाई है ना, ये भी है बाद में नेचुरली बन जाती है, शुरू में ऑब्वियसली उसके ऊपर वर्क होता है। अगर आप अपनी अर्ली, अगर कोई बच्चा छोटा है ना, उसको शुरू में ही इसकी खुशखती के साथ लिखने वाली प्रैक्टिस करवाना शुरू कर दी जाए। क्योंकि हम जब जो थे, हम तो तख्ती के ऊपर भी लिखा करते थे, तो तख्ती के ऊपर लिखने की वजह से कुछ इतनी प्रैक्टिस तो हमारी हो गई थी कि कुछ बेहतर अंदाज में उर्दू को लिख सकते हैं। अच्छा, राइटिंग इंग्लिश की और उर्दू की मैं दोनों की इस टाइम पे बात कर रहा हूँ। तो अगर आपने प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मेरा ये कहना मानना है। तो आप ऐसे करें, अगर आपको परेशानी आ रही है तो आप कोई भी चीज जब याद करें तो याद करने के बाद उसको लिखा करें। जब आप ये काम करेंगे, एक तो आपकी जो पावर है राइटिंग की, एक तो लिखने की जो आपकी स्पीड है वो भी तेज हो जाएगी। और अगर आप इसी तरह प्रैक्टिस करते रहेंगे, लिखते रहेंगे, तो आपकी जो राइटिंग है वो भी बहुत अच्छी जो है वो हो सकती है। लेकिन अगर कोई बच्चा अभी से शुरू कर रहा है तो मैं उसको सजेस्ट करूंगा वो तख्ती का इस्तेमाल जरूर करे। आजकल चूंकि स्कूलों के अंदर जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, खासतौर पे शहरों के अंदर, उधर तो इसका रवाज कम हो गया है, लेकिन जो गांव है वहाँ पे जो स्कूल प्राइमरी के, और इधर तो अभी भी ये प्रैक्टिस है। और आप देखेंगे कि जो गांव से आते हैं बच्चे शहर के अंदर, उनकी जो एक तो मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होता है और एक उनकी जो लिखाई होती है ये बहुत अच्छी होती है। ये मेरी एज अ टीचर ऑब्जर्वेशन है। सर, ये तो अभी भी कुछ स्कूल्स पे प्रैक्टिस चल रही है। अब जाहिर है वो तख्तियां तो नहीं है, लेकिन कॉपीज पे राइटिंग वो बच्चों को सिखाते हैं। जिस स्कूल से मैंने भी पढ़ा हुआ है वो भी जी जी जी। शुरू की क्लासेस में अर्ली एज में सिखाते हैं राइटिंग, और इसका वाकई इफेक्ट होता है। बिकॉज आप जब बड़ी क्लासेस में चले जाते हैं तो आपके पास टाइम नहीं होता कि आप अपनी राइटिंग को इम्प्रूव कर सकें। तो आपकी बेस से बिल्कुल। अगर राइटिंग अच्छी आई है तो आपकी राइटिंग अच्छी रहेगी। देखिए, ताहिर खान साहब ऑब्वियसली अगर आप तख्ती का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो उसका अल्टरनेट जो अब है, आप उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। आप हार्ड वर्क करेंगे उसके बाद ही आपको रिजल्ट मिलेगा। जी। सर, ताहिर खान साहब कह रहे हैं कि सर मैं ओपन यूनिवर्सिटी से बीकॉम कर रहा हूँ, सर ये यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए ठीक है? देखें, ये यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए ठीक है, ये क्वेश्चन, अब इसका आंसर मैं आपको यूं दूंगा, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी भी आपको कोई खुला तो नहीं छोड़ देती कि भाई आप ही ने करना है जो करना है। मेरा ख्याल है
क्योंकि मेरा इसके साथ थोड़ा बहुत वास्ता पड़ता रहा है कि वो वर्कशॉप्स करवाते हैं 14 डेज की या 1 मंथ की, और उस 1 मंथ के अंदर या 14 डेज के अंदर वो जो आपका सब्जेक्ट होता है उसके जो मैक्सिमम टॉपिक्स होते हैं वो आप क्लियर करने की कोशिश करते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि इनकी डिग्री वैलिड नहीं होती, आपको डिग्री भी उनकी सही मिलती है, और उसके बाद इनकी एवेल्युएशन भी इस तरह नहीं होती कि भाई उनका प्रॉपर एग्जाम ना होता हो, उनका प्रॉपर एग्जाम होता है। और मैंने बल्कि कई दफा देखा है कि इनका जो पेपर का जो स्टैंडर्ड होता है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का, वो बहुत जबरदस्त किस्म का होता है। अब पढ़ाई जो बच्चा कर रहा होता है या वर्कशॉप में जो सीखता है वो तो उसके अपने ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो क्लासेस प्रॉपरली वहां पे जो 14 दिन या 1 महीना चलती है उनको प्रॉपरली अगर लेता है तो वो उससे बहुत कुछ सीख लेता है, क्योंकि बड़े अच्छे अच्छे ट्रेनर वहां पे आके और बड़े मतलब एजेड किस्म के लोग वहां पे अपने नॉलेज को आके बताते हैं इन बच्चों को, तो उससे वो फायदा ले सकते हैं। तो बिल्कुल बेफायदा नहीं है वहां से पढ़ना, फायदा है और उसकी डिग्री भी वैलिड है, बशर्ते कि आप क्या चाह रहे हैं मुझसे, आप क्या वाकई में समझना चाह रहे हैं, आप वहां पढ़ना चाह रहे हैं, फिर तो आपको उससे बिल्कुल फायदा होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो तालीम कोई इतनी गई गुजरी तालीम है कि आप उसको वहां से हासिल ना कर सके। मैक्सिमम बीएड करने वाले, एमएड करने वाले अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से करते हैं, इवन एमफिल के साइंस के सब्जेक्ट भी इधर से किए जाते हैं। लेकिन नीयत ये है कि आप करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। अगर आप करना चाहते हैं तो आपके लिए वो भी अच्छी है, बुरी नहीं है। अच्छा सर, शफकत अली साहब पूछ रहे हैं कि हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स। जी, कम्युनिकेशन स्किल, जब आप किसी से बात करेंगे तो आपको, और ऐसे लोगों के दरमियान बैठेंगे जो इसमें महारत रखते हैं, जब आपकी कंपनी ऐसे लोग होंगे जो अच्छे से गुफ्तगू करते होंगे और इफेक्टिव गुफ्तगू करते होंगे, ऐसी गुफ्तगू करते होंगे जिससे किसी का फायदा होता है, अगर आपकी कंपनी इस तरह की है तो आप वहां से बहुत कुछ सीख सकते हैं, आप अपने टीचर से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए अपना जो मालूमात हैं उसको बढ़ाएं, ताकि जब आपको बात का पता होगा तो आप वहां पर किसी के साथ डिस्कस करेंगे, डिस्कशन करने में भी आपको आसानी होगी। एक तो आप ये काम करें, दूसरा अपने टीचर्स के की प्रॉपर गाइडेंस लेते रहें, जैसे वो आपको गाइड करें। देखें, आपका टीचर आपको अच्छे से समझता है, वो आपकी नफ्सियात साइकी को आप जो है वो अच्छे से समझता है, तो आप ये काम जो है वो करें, इंशाल्लाह ताला आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। जी बिल्कुल, गाइडेंस की तो हर मरहले पर, हर लम्हे हमें जरूरत होती है। बिल्कुल सर बताइएगा कि क्या स्टेप्स जरूरी हैं, एंड में आप क्या कहना चाहेंगे तैयारी के लिए, एग्जाम की तैयारी के लिए कौन से स्टेप सबसे जरूरी हैं? देखें, जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ, ये बीच में शायद आपने मेरे से अगर क्वेश्चन कर लेते तो बहुत अच्छा था, लेकिन मेरे जहन में आ गई तो मैं आपको बता देता हूँ। देखें, अब बच्चे का फिजिकली फिट होना भी बहुत ज़रूरी है। बाद वक़्त ऐसा होता है बच्चा बड़ी मेहनत करता है, बड़ी तैयारी करता है, लेकिन जब एग्ज़ाम्स आते हैं सर के ऊपर तो वो बीमार हो जाता है। और मैंने बहुत से बच्चे ऐसे देखे हैं शाइनिंग, जो पेपर्स वाले दिनों के अंदर आके बीमार हो जाते हैं और वो उस तरीके से 100% अपना नहीं दे पाते, और बेचारे उनका जो कैरियर है वो बहुत ज़्यादा। एक तो अपने आप को मुकम्मल तौर पे फिट रखें जब आपके पेपर्स आ रहे हैं, और एक काम आप ये करें कि सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जब आपके पेपर्स करीब आने लगे, वैसे तो 2 माह पहले, कम से कम 2 माह पहले आप इन चीज़ों से मुकम्मल तौर पे दूर हो जाए। आप लोगों का काम ही नहीं है ना टीवी देखना ना मोबाइल देखना, इनसे आप दूर हो जाए कम से कम 2 महीने ये। और दूसरा, जंक फूड जो होती है, जैसे ये बर्गर होते हैं, पिज़्ज़ा होते हैं, पास्ता, ये ना खाएं, वरना इनका उस टाइम पे शायद असर ना हो, पेपरों के दरमियान हो सकता है आपको ये असरअंदाज हो। हाँ, प्रोटीनिशियस फूड खाएं, वो आपकी मेमोरी को तेज करते हैं, ठीक है, आपकी जो मेंटल अलर्टनेस है उसको बढ़ाते हैं। और बाद बच्चे जो होते हैं वो अपने आप को रात को देर तक जगाने के लिए कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं और चाय का इस्तेमाल करते हैं। आप बजाय इसके ग्रीन टी जो है वो यूज़ करें, वो आपकी एनर्जी लेवल को बूस्ट अप करेगी, कैफीन भी उनमें नहीं होता, तो आपके लिए ये बेहतर है। तो एक, आप सोशल मीडिया, दूसरे मीडिया से अपने आप को दूर कर लें, दूसरा अपनी फूड को जो है वो प्रॉपर कर लें, अच्छा कर लें, और तीसरा, इन पेपरों की जो स्ट्रेस है, जो प्रेशर है, ये मत लें। बाद बच्चे इनको पता नहीं हवा समझ लेते हैं, ये एक टेस्ट है, आपकी जिंदगी का हिस्सा है। मैं आपको एक बड़ी बड़ी अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो मैं ये बात आपको बता दूं, थोड़ी सी 2-1 मिनट की है, तो मैं इस वजह से, देखें,
अगर कोई क्रिकेट से तो सारे लोग वाकिफ होंगे। बाज लोग डिप्रेशन में, स्ट्रेस में आके बड़े बड़े कदम उठा लेते हैं। ये स्टूडेंट्स भी ये काम करते हैं कि जी मैं कामयाब नहीं हुआ, मैं इस काबिल नहीं था। तो देखिए क्रिकेट में आपने देखा होगा कि एक ओवर में 6 बॉल्स होती हैं। बॉलर आता है, भाग के बॉल करता है, तो बॉल मिस हो जाती है, व्हाट इट मीन्स कि उसका करियर खत्म हो गया, या वो बुरा बैट्समैन कहलाया, या वो मतलब अपने आप को क्या वो डिप्रेस हो जाए। नहीं, इट वाज एन अपॉर्चुनिटी। वो एक बॉल एक अपॉर्चुनिटी थी और वो अपॉर्चुनिटी उससे मिस हो गई। इट्स ओके, और भी आगे अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं इंशाल्लाह, उनमें से किसी को अवेल कर लेंगे। तो भाई आपसे अगर कोई किसी किस्म, इसको स्ट्रेस ना ले, खुदा ना खास्ता कोई मिसहैप हो जाता है तो ये एक अपॉर्चुनिटी थी जो मिस हो गई। आगे आपकी जिंदगी पड़ी है, और भी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आप उनसे भी फायदा उठा लेंगे। तो स्ट्रेस फ्री होके देंगे, बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो ये आप काम जो है वो कर लें। ये आखिरी क्वेश्चन हम लेंगे, हमारे पास टाइम की जाहिर है कमी होती है, हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, तो मैं चाहूंगी कि आप इस क्वेश्चन का आंसर भी करें और साथ ही साथ जो मैसेज आप देना चाहें यूथ को, अवाम को, वो भी आप दें। हाउ टू चूज राइट करियर, शफकत साहब पूछ रहे हैं। अच्छा, राइट कैरियर कैसे? अब ये क्वेश्चन अब पीछे भी आया था जिसमें उन्होंने पूछा था एक ने कि डिपार्टमेंट जो है वो क्या कौन सा हमें चूज करना चाहिए। देखिए राइट कैरियर, कैरियर क्या होता है? जब आप मैट्रिक में आते हैं ना, तब आपको सोचना चाहिए कि मैंने क्या करना है। दैट इज द बेस्ट टाइम। आप अपने आप से पूछें कि यार मुझे किस में इंटरेस्ट है, और उसके मुताबिक फिर सब्जेक्ट चूज करें। हम कैसे चूज करते हैं कि भाई देखो नंबर अच्छे आ गए, अच्छा अब ये कर लेते हैं, नंबर थोड़े कम आए, अच्छा ये कर लेते हैं। पहले तो आप शुरू से ये टारगेट बनाएं कि मैंने करना क्या है, शुरू से ये बनाएं। अगर आप अभी स्टूडेंट, अभी मैट्रिक में हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि पहले आप खुद को देखें कि यार मेरा एम क्या है। क्योंकि जो आपका एम है ना, अगर आप उसी पे चलते हुए जाएंगे तो आप अच्छे से काम करेंगे, शौक से करेंगे, कोई बर्डन लेकर नहीं करेंगे, किसी का प्रेशर आपके ऊपर नहीं होगा, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। लेकिन अगर आप प्रेशर लेकर करेंगे, किसी के कहने पे कैरियर अगर आपने रखा हुआ और आपका उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है, तो आपने बस सिर्फ साल ही ये पूरे करने हैं, आपको इसका इफेक्टिव फायदा जो है वो नहीं होगा। तो पहले से अपना टारगेट रखें कि आप करना क्या चाहते हैं, फिर उसके लिए सख्त मेहनत करें, अपना वक्त मत जाया करें। और मेरा मैसेज भी स्टूडेंट्स को यही है कि आप, जैसे आपने कहा यूथ को, ये यूथ ही हमारे मुल्क को चलाने वाली है, इसी यूथ ने मुल्क को आगे। देखें हम चाहते हैं इस मुल्क के अंदर साइंटिस्ट भी पैदा हों, हम चाहते हैं इस मुल्क के जो लोग हैं, जैसे दूसरे ममालिक के जो साइंटिस्ट हैं, हम उनकी बनाई हुई चीज़ों का आज हम फायदा ले रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि यहाँ से भी ऐसे ऐसे बच्चे जो है ना साइंटिस्ट बने, और ऐसा ऐसा काम करें जिससे पूरी दुनिया को फायदा, और उनको पता चले कि पाकिस्तान के अंदर भी इतना टैलेंट मौजूद है, और बिल्कुल टैलेंट मौजूद है। मेरा ये मैसेज है कि अपना वक्त मत जाया करें, सिर्फ पेपर के दिनों में ना पढ़ें, बल्कि शुरू से पढ़ना शुरू करें, प्लानिंग करें, और जब पेपर्स आए तो सिर्फ आपको रिवीजन करनी पड़े, पूरी किताब ना याद करनी पड़े। जी सर थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर की। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जब बात स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं बस पेपर से पहले रात बैठेंगे और हम तैयारी कर लेंगे, तो वो होता ये है कि जो पहले भी उन्हें आता होता है बाजुकात वो भी भूल जाते हैं अगली तैयारी के चक्कर में। और दूसरा, जैसे सर ने कहा कि एक पेपर, एक एग्जाम आपकी जिंदगी खत्म नहीं करता। एक नंबर जो आपके कम आ गए किसी सब्जेक्ट में या किसी फेल हो गए आप, इस फेलियर को अपनी जिंदगी का फेलियर मत बनाएं। ये जिंदगी का हार जीत जिंदगी का एक हिस्सा है। आप उसके लिए कोशिश कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं और दोबारा से वो मुकाम हासिल कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। वो कहा जाता है कि गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, तो जब तक आप गिरेंगे नहीं तो आप उस तरह से उठ नहीं पाएंगे। तो अगर आप गिर भी जाते हैं तो उसको पॉजिटिवली लें और अपनी जिंदगी को अच्छा बनाएं। तो बहुत सारे लोगों ने हमें सराहा और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि इस टॉपिक को दोबारा लेके चले, तो इंशाल्लाह हम जरूर इस टॉपिक को, और सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि दोबारा आए और जो भी आपके क्वेश्चन रह गए हैं। सॉरी जुनैरा, मैं ये कह बताना आपको, मैं पहले भी इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर चुका हूँ, पहले भी मैं ऑनलाइन एग्ज़ाम के हवाले से बता चुका हूँ, आज दूसरी दफ़ा मैं आया हूँ। तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का काम जो है वो इल्मी सिटी कर रहा है, और घर बैठे लोगों को बहुत सी ख़ास बातें जो जिसके लिए उन्हें चल के कहीं जाना पड़ सकता था, वो घर बैठे उनको जो है पता
लग रही हैं। तो मैं इनके इस काम को सराहता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मुझे मौका देते हैं, मैं आपके पास आता हूँ जब कभी भी। जैसे आपने कहा कि ये कह रहे हैं कि टॉपिक नेक्स्ट टाइम भी इस तरह के आए, तो मैं इंशाल्लाह ताला हाजिर हूँ अब जब भी आप याद करेंगे। जी सर, इंशाल्लाह। तो एक तो मैं इल्मी सिटी को कंग्रेचुलेट करती हूँ कि वो इतना अच्छा टीम वर्क कर रहे हैं और इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहे हैं कि आज इंडिया से एक शख्स हमें सराहते हैं। तो ये हमारी बहुत अच्छी एक अचीवमेंट है। हमें चाहिए कि दुनिया में अमन को आम करें और फिरका वारियत से और तनाज़ात से बचें। हम इंडिविजुअली अपना किरदार अदा कर सकते हैं कि हम अमन को अपनाएं और अमन को बढ़ाएं। तो एंड में मैं सिर्फ यही कहूंगी कि इंशाल्लाह आपसे जरूर मिलेंगे किसी नए सेशन में। खुश रहें, खुशियां बांटें और लोगों को भी खुश रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।